चलिए बाबू, कल आप लोग का कहाँ तक हो गया था, याद कीजिए तो। कल हम आप लोग को बता दिए थे फ्रांसीसियो द्वारा हिंद चिन्ह को बनाने का, उपनिवेश बनाने का उद्देश्य, ये नहीं पढ़े थे बाबू कि क्यों बनाए थे। है जी, आप सभी लोग अगर एग्जाम में चाहिए तो अपना मन से लिख सकते हैं कि व्यापार के लिए, धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, हेम तेरी ये समझता। और दूसरा चीज क्या था, आप लोग को आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे आज। देखिए क्या कि हिंद चिन्ह में फ्रांसीसियों का आगमन, हिंद चिन्ह में फ्रांसीसी कैसे कैसे आए, ठीक है, उनका क्रम है, किस तरह से उपनिवेश बना है। तो देखिए, हिंद चिन्ह में जो पहली बार आए थे वह आए थे 17वीं शताब्दी में, यानी 17वीं का मतलब क्या, 1600-1700 के बीच में ही आ गए थे। लेकिन उनका मुख्य काम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, दो चीज मुख्य उद्देश्य था, एक था व्यापार करना और दूसरा था धर्म का प्रचार करना। एक था व्यापार करना, दूसरा धर्म का प्रचार करना। बताइए आगमन कब हुई, उपनिवेश के पर्पज से ना, कौन सी पर्पज से आगमन हुई, 17वीं शताब्दी में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य व्यापार है ना बाबू, प्लस ईसाई धर्म का प्रचार, धर्म प्रचार, इन लोग का यही का मेन मोटो था। समझे आप लोग, एक धर्म का प्रचार करना और दूसरा क्या है आपका व्यापार करना, ये मुख्य उद्देश्य के लेकर के 17वीं शताब्दी में हिंद चिन्ह में एंट्री कर रहे। वो भी देखिएगा अगर, तो अगर आपको मैप में सिखाए होंगे तो मैप में सबसे ऊपर क्या है, ये देखिए आप मैप देख पा रहे हैं ना भारत का, इसके ये सबसे पहले वियतनाम है, उसके बाद क्या है लाओस है, तब कम्बोडिया है ना बाबू, ये नहीं करना है आपको, क्या कहना कि वियतनाम है तब कम्बोडिया तब लाओस है, ऐसा नहीं ना है, पहले वियतनाम तब लाओस तब क्या है कम्बोडिया, यानी ऊपर में क्या है वियतनाम है, क्या है ये सबसे नीचे में वियतनाम है बाबू, ठीक है ना बाबू, ऊपर में क्या है वियतनाम है। देखिए मान के चलो मेरे भाई, ये ऊपर में क्या है वियतनाम है, ठीक है, ये वियतनाम है। वियतनाम जो है एक अलग देश, आप समझ पा रहे हैं, हिंद चिन्ह में कितने देश आते हैं, 3 देश आते हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। तो सबसे पहले जो फ्रांसीसी आए थे तो हिंद चिन्ह कह रहे हैं, तो हिंद चिन्ह के भी अंदर भी तो जाएंगे ना भाई, तो हिंद चिन्ह सबसे पहले किसी ना किसी देश में एंट्री करेंगे, ये थोड़ा का डायरेक्ट हिंद चिन्ह पर कब्जा, ऐसे थोड़ा नहीं होता, धीरे धीरे अपना का साम्राज्य का विस्तार होता है। तो उसी प्रकार क्या कर रहा, ये लोग सबसे पहले कहाँ एंट्री मारा, वियतनाम में एंट्री मारा। ये आपका जो क्षेत्र है कौन क्षेत्र है, वियतनाम है ना बाबू। तो वियतनाम में लोग एंट्री मारा, वियतनाम में एंट्री मारा। तो देखिए हम लिखते हैं वियतनाम उस समय जो था, वियतनाम में 3 क्षेत्र थे, ठीक है, मुख्य रूप से 3 गो क्षेत्र था, बड़ा बड़ा है ना, अपने आप में समृद्ध है, जहां पर संसाधन बहुत भारी मात्रा में थी, उपलब्ध थी। तो अब क्या था बाबू, ये पूरा का पूरा क्या है वियतनाम है, हम इसे कर दिए 1 भाग 2 भाग, इसमें कितने भाग दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 भाग दिखाई दे रहे हैं ना। देखिए सबसे ऊपर में अगर आइएगा आप लोग तो क्या है, तोंकी नहीं है, यहाँ ऊपर में आपका है जाता है, एक है आपका तोंकी, एक है कोचिन चिन और दूसरा क्या है अन्नाम है। तो सबसे ऊपर में क्या है, सबसे पहला क्या है तोंकिन है, और तोंकिन कहाँ है पता है, उत्तर में है, कहाँ है, हो गया तोंकिन, हो गया ना। बताइए वो नीचे में क्या है, कोचिन चिन, तोंकिन हो गया, नीचे में क्या है कोचिन चिन। इसमें कोई दिक्कत है आप लोगों को, नहीं ना। अच्छा बीच में क्या है अन्नाम, इस क्षेत्र को कहते हैं अन्नाम, इसे कहेंगे उत्तरी वियतनाम, इसे कहेंगे दक्षिणी वियतनाम, इसे कहेंगे मध्य वियतनाम, है ना। तो उस दौरान 3 क्षेत्र में बटा हुआ था पूरा वियतनाम,
जहाँ के 3 बढ़िया बढ़िया प्रांत थे, राज्य थे। कौन कौन? एक तोंगकिन था, अन्नाम था, कोचिन था। ये कोचिन चीन, ये अन्नाम, ये तोंगकिन। तोंगकिन कहाँ है? तो सबसे ऊपर में है। ऊपर में कहाँ है? उत्तर में है। इसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तरी वियतनाम। इसे क्या कहेंगे? तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लिखेंगे कोचिन चीन। क्या लिखेंगे? बट आपका मटेरियल में होगा कोचिन तोंगकिन, है ना बाबू? ये हो गया आपका कोचिन चीन। कोचिन चीन कहाँ पड़ता है? तो कहिएगा इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? दक्षिणी वियतनाम। ठीक है, क्या कह सकते हैं इसको? इसी क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग साइगोन क्षेत्र। साइगोन क्षेत्र भी कहते हैं। और आपको बताइए फर्स्ट में क्या आपका कोचिन चीन है, ये कहाँ है? दक्षिण वियतनाम, है ना बाबू? इसी क्षेत्र का कहते हैं साइगोन क्षेत्र भी कहते हैं। कहीं कहीं अगर साइगोन क्षेत्र आपको किताब में मिलेगा तब मत सोचिएगा वो क्या है, कोचिन चीन है। समझ लीजिए फिर दक्षिण वियतनाम से बात कर रहा है। आपका मध्य में क्या है? अन्नाम है। इसे क्या कहेंगे? मध्य वियतनाम। ठीक है, उसके बाद एक कौन सा आ जाता है आपका? ये कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए ध्यान सुनिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए एंट्री कहाँ मारेगा समझिए। सबसे पहले जो ठीक है फ्रांसीसी थे, वियतनाम में एंट्री मारेंगे। वियतनाम में आप सोचो थोड़ा सा, आप सोचिए थोड़ा कि यहाँ पर क्या है? ऊपर में क्या है? वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है। तो वियतनाम मतलब वियतनाम है। वियतनाम में अगर वो लोग यूरोप से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, तो कैसे आएगा? अरे पानी के माध्यम से आएगा ना, हो जाएगा, आएगा ना। तो वियतनाम में अगर एंट्री मार रहा है, अगर वियतनाम में अगर एंट्री मार रहा है वो लोग, देखिए वियतनाम के जस्ट अगल बगल है। जैसे यहाँ पे लाओस है, कंबोडिया है, थोड़ा आसपास है, मतलब डायरेक्ट ऐसे नहीं है। ये क्या हो गया आपका? वियतनाम हो गया, फिर लाओस पीछे हो गया, फिर उसके बाद कंबोडिया। ऐसा नहीं है, थोड़ा हट हट साइड साइड से। तो सबसे पहले अगर आएगा समुद्री मार्ग से, तो सबसे पहले कहाँ एंट्री मारेगा? वियतनाम में कहाँ मारेगा? कोचिन चीन में। यानी सबसे पहले कहाँ आएगा? दक्षिण वियतनाम में एंट्री मारेगा। तो दक्षिण वियतनाम में आया। ठीक है, आया काहे लिए आया? व्यापार और धर्म का प्रचार करने के लिए। ठीक है ना बाबू? हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? कोचिन चीन। कोचिन चीन आपका पहला, आपका क्या है? कोचिन चीन है। तो कोचिन चीन में सबसे पहले बार एंट्री मारे लोग व्यापार कर रहा था। व्यापार मतलब आगमन इन लोग कब हुआ? 17वीं शताब्दी में। यानी वियतनाम में कब आ गया था? 17वीं शताब्दी में। 1600 से लेके 1700 के बीच में आया, समझ गए? हालांकि उसके आगे तक रहा, लेकिन गुलाम नहीं बनाया था, मैंने उपनिवेश नहीं बनाया था। ये अपना व्यापार, अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोचिन वियतनाम जो था ना, वियतनाम में जो कोचिन चीन था, तो कोचिन चीन को भी पहले से क्या था, जहां वहां के राजा जो थे, क्योंकि पहले था राजशाही था, शासक थे वहां पे। तो ये जो आपका कोचिन चीन का जो क्षेत्र है, तो कोचिन चीन का जो क्षेत्र है ये भी जनता का बटा था। एक उत्तरी ना, एक उत्तर भाग, एक दक्षिण भाग में बटा हुआ था। एक उत्तर का भाग, एक दक्षिण का भाग इसमें बटा हुआ था। इसमें उत्तर के भाग में कोई दूसरा राजा था, दक्षिण के भाग में कोई दूसरा राजा था। ये लोग अपने में टकराव था। ये लोग अपने में क्या था? टकराव, सत्ता के लेकर के। यानी गद्दी पे कौन बैठेगा? मुन्ना बैठेगा कि कोई दूसरा बैठेगा? हाँ, समझा? देखिए जो आपका ये भाग है कोचिन चीन, तो कोचिन चीन में क्या था? आंतरिक संघर्ष चल रहा था। रीजन क्या था? शासक के बीच टकराव। शासक के बीच क्या था? शिक्षा उतना नहीं था, ज्ञान नहीं था, कमजोर था, बुद्धिहीन था, कह सकते हैं। तो ये सब क्या था? आंतरिक विरोध चल रहा था। यानी क्या आंतरिक समझ रहे हो ना, मतलब देश के देश में हो रहा है विरोध, है ना? मतलब इसमें फ्रांस का कोई इंडिविजुअल, मतलब इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं था, इंटरफेयर कुछ नहीं था इसमें फ्रांस का। ये खुद अपने में व्यक्ति था। अब क्या था कि जो वहां शासक थे, शासक दो का नाम था, एक का नाम था निगोन, एक का नाम था त्रिन। वो आगे शब्द आए गए थे, पढ़ना नहीं है बकायदा, आपको सिखा रहे वही सीखिए। तो एक थे निगोन, एक थे कौन? त्रिन थे। तो ये दोनों बीच टकराव जो है किस चीज को लेकर के? सत्ता को लेकर के। गद्दी पे कौन बैठेगा, हम रहेंगे, कौन रहेगा, अकेले शासन कौन करेगा, मतलब शासन के लेकर के था, है ना? इन लोग अपने में बवाल किया हुआ था अलग से। अब बवाल करने से क्या होता है? जब आंतरिक में संघर्ष, आपके देश के अंदर का संघर्ष कोई चीज चलता है, आपने घर में मान के लड़ाई कीजिएगा,
तो क्या हो जाएगा, आप कमजोर नहीं पड़ जाइएगा। ओकरा मोरलस अपने में बस का कमजोरी हो गया। दूसरा कोई देख ले, तीसरी एंटी मार देगा तो आपको धो डालेगा। तो ये लोग अपने में क्या था, आंतरिक संघर्ष में पूरा एकदम मलिन था पूरा, समझ गए। आंतरिक मसला क्या क्या था, पहला मसला बता दें आपको कौन कौन। एक पहला मसला है सत्ता के लेकर के, शासक लेकर के सत्ता पे कौन जाएगा, है ना, माने मेन गद्दी पे राज कौन करेगा, कोचिंग में पूरा राज कौन करेगा, शासन कौन चलाएगा, ये था रीजन। दूसरा रीजन था आपका किसानी विद्रोह, किसान का विद्रोह था। किसान पे क्या था कि राजस्व जो वसूली थी, जो टैक्स था भूमि का, बहुत अधिक मात्रा में उसको लगान चुकाना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता था। किसको, किसान को। तो विद्रोह कौन करेगा, किसान करेगा ना जी। तो शासक का विद्रोह कौन शुरू कर दिया करना, किसान। तो मतलब देखिए फल रहा है कि नहीं फल रहा है, किसान किया सत्ता में, वो अपने में लड़ रहा है वो, फिर किसान किया, फिर आगे चल करके आपका ये हो गया। अब देखा कि धीरे धीरे कमजोर हो गया आपका ये, आपका जो कोचिंग चिन्ह था धीरे धीरे क्या हो गया, कमजोर हो गया। उसमें भी जो कोचिंग चिन्ह जो राजा थे, एक नाम था उनका, देखिए एक नाम था टूडुक, नाम था टूडुक, TUDUC ऐसा नाम था, अकल बगल नाम आता है। तो टूडुक था, ऐसा नाम था। उन्होंने क्या किया, देखा कि फ्रांस का तो एंट्री था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो बंदवा कर रहा था। लेकिन जो फ्रांस था अपना, आप जानते हैं कि भाषा थोपना चाहता था, प्लस क्या धर्म प्रचार करने के लिए आया था। तो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने बोला कि जो आपका जो ईसाई जो धर्म है, ये हमारे लिए क्या है, खतरा है। वहां का शासक बोला कि हमारे लिए जो ईसाई धर्म क्या है, खतरा है। तो अब फ्रांस एक्शन लेगा। जब ईसाई धर्म के लिए आप बदनामी कर रहे हैं, किसी के धर्म का विधि कर रहे हैं, अपना धर्म प्रचार कर रहा है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, करो। लेकिन यहाँ के शासक जो थे ना, उससे थोड़ा इति हो गए, नहीं होता है कि थोड़ा सा मनमुटाव नहीं हो जाता है विरोध के लिए बात है। तो ऐसा बात बोल दिया कि ईसाई धर्म हमारे लिए क्या है, खतरा है। कौन बोल दिया था, कोचिंग चिन्ह के शासक, ठीक है, टूडुक नाम था उनका, समझ गए, टूडुक नाम था। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि ईसाई धर्म हमारे लिए क्या खतरा है। तो इसी बात को लेकर के फ्रांस ने क्या बढ़ा चढ़ा के पूरा मतलब फैला दिया ये बात कि यहाँ के शासक ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और जो यहाँ पे मानने वाले लोग थे, जो कोचिंग चिन्ह में जो मानने वाले लोग थे, कौन धर्म के, ईसाई धर्म के, तो उन लोग विरोध करेगा ना जी। जैसे फ्रांसीसी लोग थे तो अलग बात है, लेकिन जो ईसाई धर्म जो आपका कोचिंग चिन्ह में मानने वाले लोग हैं, जो ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, तो उन लोग विरोध करेगा। तो उन लोग अलग से विरोध कर दिया। फ्रांस अब तो इन्वॉल्व हो जाएगा ना, धर्म के लेकर के इन्वॉल्व हो गया। समझ गए बात कौन का बता रहे हैं। तो धर्म के लेकर के इन्वॉल्व धीरे कौन हो गया आपका, ये हो गया कौन, फ्रांस हो गया। कह दिया कुछ ही, सब बोल दिया, जो मतलब ईसाई धर्म को मानने वाले थे सबसे बोल दिया, ईसाई धर्म के बारे में ऐसे से बोल रहा है, पूरा छपवा रहा है अखबार में, ये वो हमारे लिए खतरा है, ये है वो है, बेकार धर्म है, ये ऐसा है वैसा है, पूरा प्रचार प्रसार उसको रोक दिया, विरोध कर दिया। जितना मानने वाले थे ईसाई धर्म को, उसको भी जहां से शासक था ना, मरवा डाला कहीं कहीं। लोग और भड़क गया फ्रांसीसी लोग। अब क्या किए बाबू, उस समय याद कीजिए, ये बात है अंदर कब का, ये बात है 1800 लेकर 1858 के बीच शुरू चलते आ रहा है, समझ रहे ना। 1858 में आपका वियतनाम पर फ्रांस कर दिया युद्ध, युद्ध कर दिया कौन, फ्रांस। 1858 पर बता रहे हैं, वियतनाम पर कौन युद्ध कर दिया, फ्रांस, है ना। अपना जहाज की बेड़ियां लेकर के आया और किस पे चढ़ाई कर दिया आपका, वियतनाम के कोचिंग चिन्ह पे स्पेशली, है ना। वियतनाम का समझिए क्या पड़ रहा है, कोचिंग चिन्ह पड़ रहा है ना, कोचिंग चिन्ह पर अटैक कर दिया, ठीक है। 1862 में आप याद कीजिए, आप लोग को हम पढ़ाए होंगे कि फ्रांस जब क्रांति पढ़ाए होंगे तो 1848 के बाद कौन था वहां का शासक, 1848 के बाद कौन था, नेपोलियन तृतीय था। फ्रांस जो राजा था उस समय नेपोलियन थर्ड था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा, समझे। नेपोलियन तृतीय था, नेपोलियन तृतीय 1858 में जहाज पूरा जहाज लेके सैनिक को लेकर के आया और पूरा कोची चीन पर अटैक कर दिया। और कोची चीन मजबूरन इसको यहाँ के जो शासक थे 1858 में ही संधि करना पड़ा। 1858 में युद्ध किया, 1862 में किया संधि किया, यानी 1862 में फाइनली किस पर अधिकार कर लिया, कोची चीन पे। 1862 में कोचिंग चिन्ह पर फ्रांस का कर लिया, अधिकार कर दिया। अटैक कब किया था, 1858 में, लेकिन अधिकार पूरी तरह से कब कर लिया, उपनिवेश कब बना लिया, 1862 में कर लिया। शासक कौन था उसमें फ्रांस के, नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय जहाज की बेड़ियों लेकर के आया, इसका कर लिया, अधिकार कर दिया। तो आपके जो बुक है ना उसमें थोड़ा सा ना ये करके उसको शुद्ध कीजिएगा, कहीं कहीं मेडल में ना ये प्रिंटेड गलती हो गया, कर दीजिएगा। तो पहला कोचिंग चिन्ह था, क्या था, कोचिंग चिन्ह, यानी दक्षिणी वियतनाम पर अटैक करके दक्षिणी वियतनाम का क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। देखिए इसको गुलाम कब बनाया, कौन बताइए, आक्रमण कब किया, 1858 में। गुलाम पूरी तरह से कब बना गया,
1862 में। यानी दक्षिण वियतनाम को पूरी तरह से अपने अंडर में कितना कब ले लिया? 1862 में। 1862 में दक्षिण वियतनाम को पूरी तरह से फ्रांस का अधिकार हो गया। अब धीरे धीरे कहाँ बढ़ेगा? अपना क्षेत्र का विस्तार करेगा। अब धीरे धीरे कहाँ जाएगा? वो जाएगा अन्नाम में जाएगा, मध्य वियतनाम। मध्य वियतनाम में क्या था कि जो वहां के जो शासक थे और यहाँ के शासक अलग थे, यहाँ के शासक अलग थे। देखिए यहाँ के जो शासक थे वो ऑलरेडी कमजोर थे। उन्हीं होता है राष्ट्रपति वाला खेला प्रधानमंत्री वाला में। राष्ट्रपति क्या होता है? फिर नाम मात्र का होता है, खाली औपचारिक रूप से वही होता है, बट जो पूरा काम करता है कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। तो उसी प्रकार आपका यहाँ के जो शासक था वो कमजोर था, नाम मात्र का शासक था, है ना। इस पे भी किसका अधिकार धीरे धीरे कम कर लिया कि फ्रांस कर लिया। ये घटना 1873 दिया है, बट 1874 का है। 1883 से लेकर 1884 के बीच में पूरा अधिकार कर लिया था। कौन क्या अधिकार? फ्रांस, है ना। इसमें भी रीजन था जी शासन के लेकर। अब मान लीजिए यहाँ पे जब अधिकार कर लिया तो सोचेगा कि इसको बढ़ा लें, और फिर इसके बाद इसको अटैक कर ले, इसको भी ले ले, तो पूरा वियतनाम का इसके अंडर में आ जाएगा। अब जब इसको ले लेगा तो पता है किसके सटे हुआ है? ये ऊपर में नीचे से सटा हुआ है, चीन के सटा हुआ है। ये जो वियतनाम है चीन के नजदीक है, ये थोड़ा चीन के नजदीक है। ऊपर में जो तोंकिन है, तोंकिन हिस्सा किसके नजदीक में है? चीन के। फ्रांस का मेन मोटो था कि हम यहाँ पर अपना सैनिक रखेंगे, चीन को हम कंट्रोल कर लेंगे। होता है ना, अभी जो यूक्रेन में रूस लड़ाई हुई क्या के लिए हुआ है? जो यूक्रेन था ना, बोल रहा है कि हमारे पास जो एक नाटो का नाम बताया हम लोग को, नाटो का, नाटो में 30 देश है ना। तो यूक्रेन कहता है कि नहीं हम नाटो में शामिल होंगे। और जब नाटो में कोई शामिल हो जाता है तो नाटो का जितना भी देश है, ऑल कंट्री 30 कंट्री है, तो वहां के जितना भी सैनिक है वो चाहे किसी भी देश के सैनिक को अपने बॉर्डर लगा सकता है। यानी नहीं होता है कि किसी दूसरे के जगह पे किसी दूसरे इंसान को लाके बैठा दीजिए, आप मान बैठिए किसी दूसरे को लाके बैठा दीजिए, तो परेशानी तो होगी नहीं भाई। ठीक है, हमारे आसपास घर, एक जगह पे घर है तो हम बैठ सकते हैं आपके द्वार पे, आप मेरे घर पे बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा क्यों बैठाएंगे आप ला करके? मसला ही नहीं है। तो यूक्रेन का यही मसला था आपका। यूक्रेन क्या कहता था कि हम नाटो में शामिल होंगे, और नाटो में शामिल होने का मतलब क्या है? जितना फोर्स है इसका सपोर्ट करेगा, कितना सैनिक है, तो सैनिक कहाँ लगे लगाएगा? यूक्रेन या रूस के बॉर्डर पे लगाएगा, लगाएगा ना। दूसरे जगह सैनिक कमजोर कौन पड़ेगा वहां पे? कमजोर कौन पड़ेगा? रूस कमजोर पड़ेगा ना भाई, तो विरोध करेगा नहीं करेगा? तो इसी के लेकर विरोध था। तो उसी प्रकार ये सोचा था कौन? फ्रांस, कि हम चीन के अगर नजदीक आ जाएंगे तो यहाँ पे भी अपना क्या रखेंगे? सेना रखेंगे। तो एक तरह से चीन पे कंट्रोल, मतलब एक तरह से नहीं, नजर रहेगा हमेशा क्या नया नया क्या कर रहा है। वो फ्रांस देश है तो वो फ्रांस ध्यान नहीं करेगा पूरा। लेकिन आदमी कोई भी सोचता है कि हम नजदीक बढ़ जाए, जो चीन कैसे हम लोग देश धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अब पाकिस्तान के तो औकात बात आगे बढ़ी है नहीं है, लेकिन चीन बहुत आगे यहाँ पे बोल भी नहीं सकते, उसके पास बहुत आगे। तो चीन था ना, चीन पहले ही जिसमें उसका गुलाम था, इस बात नहीं। चीन पहले ही जिसमें इंतजार कर रहा था, अधिकार भी था चीन का। खैर हम बारी बारी से पढ़ते हैं, नहीं जाने का ना। पहले कोचिन चीन, बताइए कोचिन चीन में किस चीज का लेकर के हुआ था? फ्रांस किस चीज को लेकर के अटैक किया था? हाँ, धर्म का विरोध करने वाले को, हाँ, जो धर्म का विरोध करते उसके लिए क्या कर दिया? अटैक, अपना आक्रमण कर दिया 1898। इसको लिख देते हैं ना बारीकी से, इसको पहले मिटा लेते हैं बाबू। अब बारीकी से देना हम लोग। पहला क्या था बाबू आप लोग का क्षेत्र? कोचिन। हमारा माँ का टेंशन लो, तो भूख नहीं लगेगा 12 बजे तक, इसलिए आप लोग थोड़ा सा घर से भी कुछ खा के आया कीजिए। आप लोग ना, आप लोग कमजोर लड़की है ना, ये सब संभाल लेगा। बेचारा भूखे प्यासे काम करता है लोग, इसके पास उतना स्टेमिना है, आप लोग के पास नहीं है। अंधारी या अंधेरा ऐसा वाला। देखिए कारण बताइए बाबू, बताइए आक्रमण कब किया बाबू? आक्रमण कब किया? 1858 में। ठीक है ना, संक्षेप में देखो, कोई दिक्कत तो आक्रमण कब हुआ? 1858 में। द्वारा किसके? फ्रांस के। अब फ्रांस में किसके द्वारा? इसको देख के समझ में आ रहा है ना, पता नहीं पैटर्न में क्या मेरा पढ़ना समझ में आपका है ना बाबू। तो दक्षिण वियतनाम का अटैक कब हुआ? 1858 में आक्रमण हुआ।
आक्रमण किसके द्वारा हुआ? फ्रांस के। अब फ्रांस में कौन शासक था? नेपोलियन तृतीय। वो जहाज लेके पूरा सेना के बल मार करके आक्रमण करके, उस समय देखो कमजोर था, आक्रमण करने का उसको पूरा चांस कैसे मिल गया? देश कमजोर था, देश में क्या चल रहा था? आंतरिक संघर्ष। ठीक है, उसका बहुत सारा कारण हो सकता है, बट आपको उस कारण नहीं पढ़ना है। देखिए कारण क्या था अटैक करने का, हम संक्षेप में लिखवाते हैं। वियतनाम के आंतरिक संघर्ष पहला। दूसरा क्या हो सकता है मेरे भाई? दूसरा ये हो सकता है कि वियतनाम के शासकों द्वारा ईसाई धर्म को खतरा मानना। समझ रहे हैं? वियतनाम के ईसाई धर्म को क्या मानना? खतरा मानना। लिख देते हैं। अंततः 1862 में फ्रांस पूरी तरह से दक्षिण वियतनाम पर अपना अधिकार जमा लिया। अब समझ रहे आप लोग करके? हम लोग कोई देश इसमें है, समझ नहीं आएगा देखने से इसको। 1858 में युद्ध हुआ, उसमें फ्रांस का राजा कौन था? नेपोलियन तृतीय। आक्रमण हुआ 1862 में, क्या हो गया? पूरी तरह से उस पर अधिकार हो गया। किसका? फ्रांस का। यानी अगर पूछेगा प्रश्न बाबू कि फ्रांसीसियों द्वारा गुलाम बनाने का सिलसिला कब से स्टार्ट है, तो 1858 से। कब से? 1858 से। उससे पहले क्या था पैटर्न? उससे पहले पैटर्न ये था कि व्यापार था प्लस धर्म प्रचार था, यही था। उसके बाद 1862 में क्या हो गया समझिएगा? 1862 में याद रखिएगा, 1862 में किसको उपनिवेश बनाया था? दक्षिण वियतनाम या फिर कोचिन चीन को। कोचिन चीन को हम लोग क्या कहते हैं? साइगोन क्षेत्र। क्या कहते हैं? साइगोन क्षेत्र। तो साइगोन क्षेत्र पर कब अधिकार किया? 1862 में। यहां तक कोई दिक्कत? देखिए इंपोर्टेंस नहीं, इंपोर्टेंट, एक इंपोर्टेंट, दो इंपोर्टेंट, तीन इंपोर्टेंट, ओके, इंपोर्टेंट। समझ रहे बाबू लोग? अच्छा से रखो बाबू लोग। बाबू कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है ना? चल रहा ना? कोई मसला? आगे बढ़े हम लोग। अब आते कहा? दूसरा कौन है बाबू? अन्नाम या मध्य वियतनाम है ना बाबू? देखिए यहाँ के शासक कैसा था? कमजोर था, ना मात्र के शासक था। यानी अगर आप इसको लिखे हम संक्षेप में, हम ज्यादा नहीं खखोल के लिखेंगे, बस इतना समझिए कि 1873 में होगा आपके मटेरियल, बट 1874 लिख सकते हैं हम लोग। लो ना, 1873 में इस पर भी अधिकार कर लिया। समझिए ना? 1873 में किसको अधिकार में ले लिया? 1873 में अन्नाम को, 1862 में टोनकिन को, 1873 में अन्नाम को, है ना? इसको संक्षिप्त में देना, बस इतना समझिए आप लोग कि अन्नाम को अधिकार में कब देता? 1873 में। यहाँ के जो शासक था नाम मात्र का शासक था, यानी शासक भी था, ऐसा बात नहीं है, शासक भी था, लेकिन पूरा कंट्रोल कौन करता था? फ्रांस करता था। अधिकार में ले लिया, ठीक है, इसको अधिकार में ले लिया। अधिकार में लेने के बाद कह दिया कि तुम शासक रहो, डजंट मैटर, बट हम क्या रहेंगे? पूरा करता धाता हम रहेंगे, हमारी मर्जी सब कुछ चलना है, यानी हमारी मर्जी सबको सांसों लेना है। इतना सांसें है ना, सांसें किसकी मर्जी से लेना है? फ्रांस की मर्जी से। समझ गए? तो 1873 में किसका अधिकार कर दिया? भैया तो क्रमिक, देखिए क्रमिक। 1862 में किसको? कोचिन चीन को। 73 में किसको? अन्नाम को। अन्नाम को हो गया अधिकार। देखिए आप जानते क्या लिखता है इसमें? लिखता क्या है? संरक्षित क्षेत्र, है ना? अन्नाम को
संरक्षित क्षेत्र कब बना दिया? तो 1873 में। संरक्षित क्षेत्र कब कहते हैं पता है? संरक्षित उसे कहते हैं जिसमें शासक भी हो, माने शासक हो, ऐसा बात नहीं, शासक हो, वहां राजा हो, लेकिन कंट्रोल कौन चला? दूसरा को चलाता, जैसे फ्रांस। तो कैसा क्षेत्र है? संरक्षित, माने उसके ध्यान में है, सब उसके केंद्र में है, तो इसको कह सकते हैं संरक्षित क्षेत्र। लेकिन आप संरक्षित में पढ़िए, आप पढ़िए गुलाम कब बनाया नाम को? 1873 में। संक्षेप में पढ़िए, फालतू नहीं। 1873। अब आइए, अब तीसरा कौन है बाबू? कौन है? तोंगकीन। तोंगकीन क्षेत्र, तोंगकीन या इसे कह सकते हैं हनोई क्षेत्र। क्या कहते हैं? हनोई क्षेत्र, है ना। अब देखिए यहां पे जाने का मेन मकसद क्या था? हम आप लोग को जस्ट बिफोर बताएं कि ये अगर मान के चलो मेरा क्या है, ये वाला भाग क्या होता है? तोंगकीन होता है। ई भाग किससे सटा हुआ है? चीन से सटा हुआ है, समझिए बाबू, चाइना सटा हुआ है। तो इसको यहाँ पे अगर आ जाएगा तो चीन से भी इसका जो है ना कांटेक्ट रहेगा, तो चीन के पास जाने के लिए चीन के रास्ता खो जाता है, कहते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। चार कुछ देश को है ना कमजोर करने को चार तरफ घेर दो उसको, क्या है? तो इस होता कि चीन के हम नजदीक भी आ जाएंगे, थोड़ा सा कनेक्टिंग हो जाएगा मेरा उससे, है ना। तो ये इसलिए इसका मेन कारण क्या था? चीन का है ना मार्ग, चीन का मार्ग, चीन के नजदीक आ जाना, चाहे चीन के बॉर्डर पे, इसलिए हम इसे कारण लिखते हैं, अपने हिसाब से लेते हैं कारण। देखिए इस पे कब अधिकार किया था? 1885 में। 1885 में अधिकार किया। कौन किया? हम फ्रांस पढ़ रहे हैं ना, फ्रांस किया। अब बताइए इसका कारण क्या था? पहला कारण बताते, पहला कारण क्या था? यह क्षेत्र चीन से नहीं आ रहा, खेल रही है, इसे आप लोग को भगवान दिमाग दे रही है। 1885 में अधिकार कर दिया। अब बस कहता समझिए कि हम तोंगकीन पर अधिकार फ्रांस कब किया था? उपनिवेश गुलाम कब बनाया? 1885 में। कारण आपको एक लाइन में लिखवा दी, यह क्षेत्र चीन से क्या था? सटा हुआ था, यानी चीन के कोई जगह क्षेत्र सटा हुआ है, चीन अगर उसके बगल में आप आ गए तो चीन पे कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लीजिए, चाहिएगा अपने बाद में, कभी भी फ्यूचर में तो रहेगा ना जी, हाँ उस पर कंट्रोल है मेरा। तो चीन के सीमा के नजदीक था, जिस कारण क्या कर दिया? उसको अधिकार कर लिया। हालांकि 1800 देखिए वियतनाम और चीन, वियतनाम और चीन जो तोंगकीन था, तोंगकीन यानी वियतनाम कह सकते हैं, तोंगकीन को हम लोग तोंगकीन वियतनाम नहीं कह सकते हैं, चाहे कहिए उत्तरी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम और प्लस चीन, दोनों इसका विरोध किया था। किसका? फ्रांस का। फ्रांस का वियतनाम और तोंगकीन का, सॉरी वियतनाम और चीन के दोनों लोग किसका विरोध किए थे? फ्रांस का। लेकिन फ्रांस पर इतना सेना था ना, इसको तभी भी कब्जा कर लिया। 1850 में संधि हुआ था चीन से, चीन और फ्रांस के बीच। तो चीन बोला कि हम इस क्षेत्र से हट जा रहे हैं, वो पहले से चीन क्षेत्र पर कब्जा किया था, वियतनाम पर उसी का अधिकार था, ऐसा बात नहीं था। लेकिन 1885 के ना संधि के बावजूद कहाँ हट गया? अपना दबाव हटा दिया वियतनाम पे से। अब वियतनाम में जब ये अपना दबाव हटा दिया तो किसका अधिकार हो जाएगा? फ्रांस का पूरी तरह अधिकार हो गया, तो चीन का अधिकार तो रह नहीं गया। जो आपको जानना हो जानिए, 1862 में, 1873 में, 1885 में। इसको हम 85 नहीं लिखिए, ठीक है, पेपर में नहीं पूछेगा, बता रहे हैं आपको, ये पेपर में नहीं पूछेगा। देखिए 1884 1885 देता है, इसका देता है 1883, दूसरा का देता है। लेकिन हम दे दिए का जब 18 जब आक्रमण किया था देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब बता रहे हैं वही पढ़िएगा, फालतू मत लिखिएगा। इस क्षेत्र का कहते हैं हनोई क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? हनोई क्षेत्र, यानी पूरी तरह से किस पर अधिकार कर लिया? वियतनाम पर। वियतनाम नहीं पूरा हो गया, पूरा वियतनाम पर अधिकार कर लिया। अब देखिए 1863 देखा कि वियतनाम इतना बड़ा क्षेत्र है, जब हम कब्जा कर सकते हैं तो अब रह गया कंबोडिया लाओस। कंबोडिया लाओस अभी हिंद चिप किया कहा? हिंद चिप नहीं किया है, अभी तो वियतनाम पर किया है। अब कंबोडिया क्या करता है? खुद से क्या करता है? देखता है कि वियतनाम तो कब्जे में हो गया, इतना बड़ा क्षेत्र कब्जे में हो गया, ये खुद से कहता है कि हम आपके अधीन है, हम आपके अधिकार में स्वीकार करते हैं आपका, है ना, मैं हम आपके उपनिवेश बन सकते हैं। क्यों कहा? क्योंकि स्वयं क्या रह सकता है वहां पे? राजा रह सकता है। तो राजा खुद से रहने के लिए खुद कर दिया कि हम आपके अधिकार में नहीं होता है, हम आपके शरण में है, उसी प्रकार नतमस्तक हो गया, झुक गया कि हम आपके अधिकार में। तो अल्टीमेटली 1863 में, कब? 1863 में कंबोडिया किसके अधिकार में चला गया? फ्रांस के अधिकार में चला गया ना। कंबोडिया कब अधिकार में गया? 1863 में।
इसको मिटाए थोड़ा, उतार लीजिए तो। सुनिए, कंबोडिया पे अधिकार कब किया? बाबू ध्यान दीजिए, आगे उसी का पॉइंट है ना, उसी का पॉइंट है। 1863 में इसमें कोई दिक्कत है? आप लोग सेटिंग मत कीजिए, ठीक है? आप बस एक में हो गया था, बीच में किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कीजिएगा, जानता है कोई गुस्सा में हो जाता है, अरे जो बोला बोला बात खत्म है। अब आपने में हंसी मजाक रखिए ताकि दूसरे को तकलीफ कर ना हो। खत्म। 1863 में किस पे अधिकार कर दिया? कंबोडिया पे। देखिए 1862 में किस पे अधिकार किया था? कोचिन चीन पे। वियतनाम कौन सा करने दिए? कोचिन चीन। 1874 में ना किस पे किया? 73 में, 73 में ना किस पे किया? अन्नाम पे। 1885 84 में किस पे किया? कोचिन चीन पर। 85 लिखे हैं, 85 में संधि हुआ था फाइनली। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कहाँ तो हो गए बाबू, कहाँ है? कहाँ लिखे हैं? चलिए, एक 1862, एक 1874 है ना, एक 1884। आप लोग नहीं उतारे हैं, पछताइएगा, इतना परेशान दीजिए। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें कॉपी में गलत है, गलत है तो गलत है, आप छोड़िए मत किस चीज को, छाप लीजिएगा उसको, गलत हो जाएगा। देखिए बाबू, अब बढ़ते हैं कहाँ? कंबोडिया हो गया ना। देखिए जैसे कंबोडिया हुआ, कंबोडिया को अधिकार में कर दिया कब? 1863 में। उसके बाद कौन किया था? अभी देखो, वियतनाम कर ये रहा था, बीच में कौन इसको कर लिया? 1862 में वियतनाम के एक भाग को किया, दक्षिण भाग को। आप 63 में किसको कर लिया? पूरा कंबोडिया कर लिया। अब रह गया कोई चीज? लाओस रह गया। तो लेकिन लाओस से पहले सुनो, वियतनाम उसके अंदर में हो गया, पूरा हो गया ना, वियतनाम पूरा अंडर में हो गया। और कौन अंडर में हो गया? कंबोडिया। तो वियतनाम और कंबोडिया को मिला के उसने एक नाम दिया, नया नाम, उसको फ्रेंच इंडो चाइना। हिंद चीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडो चाइना। हिंद चीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडो चाइना। रखिएगा, हिंद चीन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडो चाइना। इंडिया, चाइना था चीन, समझ रहे ना? इंडो चाइना। और जब वियतनाम और कंबोडिया पे अधिकार कर दिया, जिसने नामकरण क्या किया? फ्रेंच इंडो चाइना। देखिए 1887 में फ्रांस ने वियतनाम प्लस कंबोडिया का नामकरण क्या रखा बाबू? फ्रेंच इंडो, इंग्लिश वर्ड है ना, फ्रेंच इंडो चाइना। इससे फ्रेंच इंडो चाइना, सॉरी हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, ठीक है? फ्रेंच इंडो चाइना। बताइए 1887 में क्या कर दिया? वियतनाम और कंबोडिया को मिला के फ्रेंच इंडो चाइना बनाया, ठीक है? अब 1893 में, 1893 में इसने किस पे अधिकार कर दिया? लाओस पे। किस पे? लाओस, लाओस पर कर दिया। अब बताइए, अब फ्रेंच इंडो चाइना में 1899 में, 1899 में कौन कौन आ गया? देखिए, एक आ गया वियतनाम, एक आ गया कंबोडिया, आ गया ना, और तीसरा आ गया लाओस। 1893 में लाओस पे कब्जा किया था ना, इस बात को रखिएगा, जो बता रहे हैं डेट एकदम माइंड में रखिए। 1899 में तीनों शामिल हो गया ना बाबू। लेकिन इंडो चाइना, फ्रेंच इंडो चाइना का नामकरण कब किया था? 1887 में, 87 में कर दिया था नामकरण, भले बाद में लाओस आके शामिल हुआ 1899 में। इसे क्या कहेंगे? फ्रेंच इंडो चाइना ना। कोई दिक्कत है? फ्रेंच इंडो चाइना में 1899 में कौन कौन देश आते?
वियतनाम, लाओस, कम्बोडिया। यानी उसने 1899 तक पूरे हिंद क्षेत्र पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया पूरा तरफ। 93 में लाओस पर कर लिया। अब पूरा किसी कंट्रोल में हो गया, अब कंट्रोल में हो गया किससे, फ्रांस से, पूरा हिंद क्षेत्र। शुरू शुरू वियतनाम पे काम लगाया, फिर 1861 में कौन आ गया, कम्बोडिया। 93 में कौन आ गया था आपका, 93 में कौन आया था बाबू, लाओस। 1887 में क्या बनाया था, फ्रेंच इंडो चाइना, दो देश के मिला के, दो देश मिला के, कौन कौन, वियतनाम और कम्बोडिया। उसके बाद लाओस कब शामिल हुआ, 99 में। कब शामिल हुआ था, 99 में। यानी 99 में क्या हो गया था, तीनों देश शामिल हो गए, क्या बन गया, फ्रेंच इंडो चाइना। फ्रेंच इंडो चाइना यानी पूरी तरह से हिंद क्षेत्र पर कंट्रोल कब कर लिया, 1899 में ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को। आगे बढ़कर हम क्या पढ़ेंगे बाबू, इस पर पूरा हम कहानी दर्शा दी। अब तो अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया ना। अधिकार करने के बाद क्या करेगा, अपना मन से काम करवाएगा। मान चलो देश जिससे कंट्रोल हो गया तो अपना मन से मजदूरी देगा, अपना काम करवाएगा, अपनी भाषा को थोपेगा, अपनी शिक्षा थोपेगा, एजुकेशन हर हर जो आपका मैनेजमेंट है ना, हर सिस्टम को चेंज कर देगा, है ना। तो इसलिए उसने क्या लगाया, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था लगाया। क्या लगाया, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। एक तरफा मतलब एक तरफा, वन साइडेड, है ना। अनुबंध बोलते हैं जैसे बंधुआ मजदूर कैसे होते हैं, उसी प्रकार। माने उससे काम भी करवाना है, उसके हिसाब से उसको मतलब नहीं होता है मजदूरी, दिहाड़ी, दिहाड़ी भी नहीं देना उसको, ऐसे होता है अपना। तो एक तरफा अनुबंध में लिख दिया हम लोग, लाइन में थोड़ा इशू है, कहाँ लिखे, छोड़ दे पहले उसको तरफ, लाइन काटा भी है।